हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को धार दे रहे होंगे। रिवीजन मोड पे होंगे। देखो, इस बार बीपीएससी ने आगाह कर दिया है सबको पहले ही कि जो क्वेश्चन की क्वालिटी होगी 69 से टफ होगी। दैट मीन्स एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा होगा। मान लीजिए पहले 50 क्वेश्चन में बीपीएससी गेम खेलता था, एनालिटिकल अप्रोच के साथ पूछता था, तो अब ये 50 की जगह पर 60 के करीब हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके साथ साथ रही बात की नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन के दौर में आपको डायमेंशंस अधिक कवर करने होंगे। तो देखिए कि दो द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट दिस इन क्लास 10th एनसीईआरटी। ज्योग्राफी जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, फिर भी बावजूद इसके मैं अलग से इसका सेक्शन आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। 3-4 लेक्चर में सारा पोर्शन मैं कवर करा दूंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और करंट इनपुट के साथ। तो इसमें और इसका जो आधार है वो अभी लूसेंट का अपडेटेड जो पार्ट आया है ना, नया लूसेंट आया है, इंग्लिश मीडियम की स्पेशली बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली, उसी के आधार पे ये क्लास तैयार किया गया है। ठीक है, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देख लेना। और इसके साथ साथ जो मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर्स वाला सेक्शन प्रोवाइड कराया है ना, उसको भी देख लेना, क्योंकि जो है इसका आपका होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा और स्टडी पोर्शन यहाँ से हो जाएगा और करंट अफेयर्स वाला पार्ट दो की उसमें भी एफिलिएटेड जो स्टडी पोर्शन है मैंने उसमें ऑलरेडी लगा दिया है। तो उन दोनों का कंबाइनेशन कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपका फुल फ्लेज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, हमारा पहला आज का पॉइंट है पर्यावरण। देखो, आप सभी को पता है, आप जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे रहते हो, या आपका दोस्त जहाँ पे रहता है, वो एक सराउंडिंग में बंधा होता है। मान लीजिए कि ये एक कोई आदमी है, तो इसका ये सराउंडिंग हो गया। तो आप इस ए के सराउंडिंग में आप देखोगे कि बायोटिक कंपोनेंट भी हैं और अबायोटिक कंपोनेंट भी हैं। दैट मीन्स जैविक पदार्थ भी है और अजैविक पदार्थ भी है, और दोनों कंबाइनली ए पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है हमारे फ्रेंड। तो आपके पर्यावरण में, आपके सराउंडिंग में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, जो कि आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव डाल रहा है, और इसी का समेकन कहा जाता है कि आप ये आपका पर्यावरण है। ठीक है, यदि स्टैंडर्ड भाषा में कहें तो कोई भी जीव जो है चारों ओर से घिरे होते हैं, जिसमें भौतिक और जैविक पदार्थ या जैविक कंपोनेंट शामिल होते हैं, और सब एक दूसरे से अंतर क्रिया करके उस जीव के ऊपर, जिस सराउंडिंग में वो घिरा होता है, उस पर क्रिया डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, और वही उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, पर्यावरण अधिनियम 1986 के एक्ट के तहत 1986 एक्ट के तहत यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। तो ये बात आ गई समझ में कि कोई भी व्यक्ति एक पर्यावरण में घिरा होता है, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, और दोनों सब जो है आपस में अंतर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली है कि मान लीजिए हम ए के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा इसमें जैविक पदार्थ भी होते हैं और अजैविक पदार्थ भी होते हैं, जिसे हम फिजिकल कंपोनेंट कहा कहते हैं या भौतिक कंपोनेंट कहते हैं पर्यावरण का। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखो, ये स्थान के अनुसार, इसके अनुसार, स्थान के अनुसार, काल के अनुसार और जलवायु के अनुसार बदलते रहते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, दैट मीन्स मान लो कि आपका ये कंपोनेंट है, आपके अभी आप जहां बैठे होगे, तो आपके पर्यावरण में, आपके इन्वायरमेंट में, आपके रूम में बायोटिक कंपोनेंट होगा, आपका कुछ पालतू जानवर या आपका जो दोस्त बैठा हुआ है वो होगा। ठीक है, या उस इन्वायरमेंट में उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे, वो सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि थोड़ी देर के बाद आप अपने रूम से निकल के पटना के किसी गली में या फिर गंगा के किनारे चले जाते हो, तो आपके पर्यावरण का जो कंपोनेंट है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, वो इस समय के पर्यावरण में जो आपके रूम में अवेलेबल था उसके बनिस्पत वो बदल जाता है। तो ये स्थानिक बदलाव हुआ। ठीक है, दैट मीन्स पर्यावरण में डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। इसके साथ साथ जो जैविक पदार्थ है और अजैविक पदार्थ है, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, शाश्वत है तो वो आत्मा, थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया, बट यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि जो जैविक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, नश्वर होते हैं। इनमें परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आज है कल नहीं रहेंगे, इनको स्थापित करके कुछ और आ जाएगा। तो ये काल के अनुसार इनमें परिवर्तन होते रहता है। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक परिवर्तन भी होता है। मान लो कि आप पश्चिम चंपारण जिले के हो या मुंगेर जिले के हो, तो मुंगेर में आपके पर्यावरण का जो जैविक और अजैविक कंपोनेंट है,
वो जो मुंगेर का जलवायु कंडीशन है उसका उसका जो जैविक और अजैविक कंपोनेंट है, आप सीधे जाओगे उत्तरी बिहार में, पश्चिम चंपारण में जाओगे और ऊपर के लाइन में जाओगे, नेपाल में जाओगे, तो वहां के पर्यावरण का जैविक और अजैविक कंपोनेंट क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक डायनेमिक चेंजेस होते रहता है पर्यावरण में भी, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब में चेंज होते रहता है। तो ये ओवरऑल पर्यावरण के बारे में हमने सुना, सुना और मतलब सुना और देखा, सारी चीजें आपने करा। ठीक है, तो ये पर्यावरण का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। इसके साथ साथ अब देखो कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, हमने ज्योग्राफी के बचपन की कक्षाओं में, छठी सातवीं में मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है आपको, तो उसमें सारी चीजें बताई थी कि, या हिस्ट्री पढ़ा है, तो क्या कि हम पहले आदि मानव थे। आदि मानव का हमारा मूल उद्देश्य क्या था, प्रजनन करना, जो कि नेचुरल था, खाना ढूंढना, आवास ढूंढना। धीरे धीरे हम डेवलप होते गए, हमने नौपाषाण युग में खेती करी, पशुपालन सीखा, चक्के का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, धीरे धीरे हमने सोसाइटी बनाई, गांव बसाया, परिवार बनाया, गांव बसाया, राज्य बनाया, साम्राज्य बनाया, जनपद वगैरह, जनपद से आगे साम्राज्य बनाया, और डेवलप करते करते आज के वर्तमान दौर में हम जी रहे हैं। तो शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो इंक्लाइन थी नेचर की तरफ ज्यादा। ठीक है, नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ ज्यादा इंक्लाइनेशन था। मैं पढ़ के सारी चीजें बता दूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो नेचर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी, तो हम क्या कहते थे कि भैया नेचर के द्वारा ही हमारा जन्म होता है और हम नेचर में ही अंततोगत्वा समा जाते हैं। तो नेचर क्या है हमारे लिए, सर्वो सर्वा है, हमारे लिए भगवान है। अभी भी हमारे संस्कार, सनातन संस्कृति में नेचर को भगवान मान के हम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, अनुष्ठान करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात कि ह्यूमन सोसाइटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, इसके पास टेक्नोलॉजी आते गया, इसके पास साइंस आते गया, तो ये चीजों को समझते गया और क्या करने लगा, पर्यावरण में और अपने अनुसार, जो इन्वायरमेंट में अपने अनुकूलता के अनुसार उसमें परिवर्तन करने लगा। और ये परिवर्तन इतना हद तक मतलब आगे बढ़ गया कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ना, जो यूं कहें कि पारिस्थितिकी संतुलन होता है, उसमें बदलाव लाने लगा, प्रदूषण की समस्या देखने लगी, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगा। जैसे कि हम बीते दिनों कोविड-19 के प्रकोप के रूप में हमने देखा था कि कैसे हम जब इकोलॉजिकल बैलेंस है या इकोलॉजी में या पर्यावरण में ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, हम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट से, हम ही ब्रह्म हैं, इस धारा में बहने लगते हैं, तो कैसे पर्यावरण जो है हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। तो धीरे धीरे इसका ये दोनों अतिरेक है, क्योंकि आप पर्यावरण पे टोटली डिपेंड हो और अपने वृद्धि के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करो, तो ये भी ठीक नहीं है। और आप इतना उसमें चेंज कर दो, आपने मतलब मान लीजिए आप टेक्नोलॉजिकल इनहेंसमेंट आ रहा है, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, और आप इन्वायरमेंट में इतना चेंज कर दो कि वो एक सहन सीमा से ऊपर चला जाए, उसका बैलेंस बिगड़ जाए, तो भी आपके लिए सही नहीं है। तो ये दोनों अतिरेक विचारधाराएं हैं। तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आया कि ना भैया, ना आपको टोटली पर्यावरण पे ही डिपेंडेंट रहना है, और ना ही आपको अपने साइंस के द्वारा, अपने साइंस एंड टेक के द्वारा इतना पर्यावरण में चेंजेस ला देने हैं ताकि इतना परिवर्तन हो जाए कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाए और उस मानव सभ्यता जो है समाप्त होने के कगार पे आ जाए। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया सामने। ठीक है, और एक रेंज होता है, जो पर्यावरण होता है ना, पर्यावरण हमेशा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को एक इकोलॉजिकल बैलेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कट और बर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये क्या होता है, झूम कृषि कही जाती है, इसको झूम कृषि कही जाती है ना, कि यहाँ पे क्या करते हैं किसान लोग, यहाँ पे जंगल को काट देते हैं, यहाँ पे फिर जला वला देते हैं और खेती करते हैं। बहुत दिनों तक खेती करने के बाद इस जमीन की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर यहाँ से ये माइग्रेट करके कहीं और जाते हैं। तो फिर कुछ साल बाद आप देखोगे कि यहाँ पे धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लगे, पेड़ पौधे पनपने लगे, और यहाँ की उर्वरता शक्ति जो है पुनः पुनः इस मिट्टी की आ गई। पुनः ये जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हुआ था मानव के द्वारा झूम कृषि के प्रभाव के कारण, अब धीरे धीरे बैलेंस हो गया। तो ये सारी चीजें, और चूंकि हमने पर्यावरणीय बदलाव लाया, हम अपने क्रियाकलापों से इतने हठधर्मी हो गए कि पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा सोखने लगे, तो उसके बचाव के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं अपने देश में या वर्ल्ड लेवल पे। तो उन सारी चीजों को आज के इस पार्टिकुलर चैप्टर में मतलब देखेंगे। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए अब एक एक करके इसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने देख लिया कि पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीवों के चारों और घिरे भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण स्थिर भी नहीं है, जैविक और अजैविक दोनों घटकों में परिवर्तन होते रहता है माय डियर फ्रेंड, जो कि मैंने पहले बताया। इसके साथ साथ जीवधारी जिस सीमा तक इस परिवर्तन को सहन कर सकते हैं, उसे सहनशीलता का परास बोलते हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस बोला जाता है माय डियर फ्रेंड। लेट्स से जैसे कोरल ब्लीचिंग की बात है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले करंट सेक्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था कि प्रोडिक्शन किया जा रहा है कि चौथा मास कोरल ब्लीचिंग होने वाली है आने वाले समय में। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है,
आज सब लोग समझते होंगे प्रवाल भित्ति, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ये कैल्सियस सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर शैवाल रहते हैं। शैवाल और इन जीव में क्या होता है, सहजीविता का संबंध होता है। शैवाल जो है इनको भोजन प्रोवाइड करते हैं, और ये जीव जो है शैवाल को आवास प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है कि किसी भी बदलाव के कारण, मान लीजिए ये शैवाल मर गया या ये जीव मर गया, तो एक दूसरे का संबंध टूट गया, और इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो कि कुछ 20 डिग्री सेल्सियस का इनका जो है टॉलरेंस का, या इसमें ये 20 डिग्री सेल्सियस में ये ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, इनका ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। अब मान लीजिए कि और ज्यादा से ज्यादा यदि मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो 25 डिग्री तक ये सहन कर सकते हैं इस टेम्परेचर को, बढ़ते हुए टेम्परेचर को। तो 20 से 5 तक, 5 डिग्री का जो ये रेंज हो गया ना 25 तक बढ़ने में, इनका रेंज ऑफ टॉलरेंस हो गया। इससे ज्यादा लेट्स से, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है, इतना ही को ये सहन कर सकते हैं, और यही कह रहा है कि जीवधारी जिस सीमा तक इस परिवर्तन को सहन कर सकते हैं, उसे सहनशीलता का परास कहा जाता है, रेंज ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। बात आ गई ये समझ में। अब देख लेते हैं पर्यावरण के प्रकार। देखो, पर्यावरण दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण। दैट मीन्स जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, और ह्यूमन दैट मीन्स आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के द्वारा का मतलब क्या हुआ कि मानव के द्वारा निर्मित है। जैसे आपके घर में रखा हुआ एक्वेरियम, एक क्या है, एक पर्यावरण तो है, लेकिन आपने उसको बनाया है। मछली के लिए इन्वायरमेंट है, लेकिन आपने उसको बनाया है, तो वो आर्टिफिशियल है। धान का खेत, गेहूं का खेत, ठीक है, एक जैविक उद्यान, ये सब क्या है, पर्यावरण निर्मित, मानव निर्मित पर्यावरण है। ध्यान से रखना, ध्यान में रखना इसको, और यहां से प्रश्न जो है एराइज होता है, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये मानव निर्मित, जैसे फसल उद्यान संकुल हो गया, औद्योगिक संकुल हो गया, परिवहन संकुल आदि, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। वह वहीं यदि प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। बताइए समझ में, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संगठक की बात करें, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जैविक संगठक होते हैं, जैविक संगठक होते हैं, ऊर्जा संगठक होता है, भौतिक संगठक, जैसे इसको अजैविक संगठन में आपका स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, जैविक संगठन में पादप हो गया, इसके साथ साथ मनुष्य हो गया, और जितने भी जंतु आते हैं वो हो गए, पशु पक्षी हो गए, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब जैविक संगठक में आते हैं। वहीं यदि ऊर्जा संगठक की बात करें, तो सोलर एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, भूतापीय एनर्जी हो गई, ये सब क्या है, ऊर्जा संगठक के भाग है, जो कि पर्यावरण के संगठक हैं, पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, हमारे फ्रेंड। यदि पर्यावरण की विशेषताओं की बात करें, तो ये आप अब सोच सकते हो, इतना देर का जो मैं प्रीचिंग करी, इतना देर का जो मैं लेक्चर दिया, इसी में सारी विशेषताओं को मैंने एलोबरेट कर दिया था, हमारे फ्रेंड, ठीक है। तो बात करते हैं आपकी कि मान लीजिए कि ये पर्यावरण की जो विशेषताओं की बात करी जा रही है, इसमें जैविक और अजैविक घटकों का क्या होता है, इसमें समूहन होता है, जैव विविधता, प्राकृतिक वास और ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। समय और स्थान के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का अपघटन करता है, और ये उत्पादन करता है। ये कालिक, जलवायु और स्थानिक इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, तो इसमें कालिक भिन्नता पाई जाती है, जलवायु भिन्नता पाई जाती है, और स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैविक पदार्थों का, लेट्स से कि ये गंगा का रिवराइन बेल्ट है, ठीक है, ये गंगा का बेल्ट है। तो गंगा के किनारे जो जलोढ़ मिट्टी का डिपोजिशन होता है, तो यहाँ की उर्वरता शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, और यहाँ पे आप धान ज्यादा उत्पादन कर सकते हो, जहां धान की जो प्रोडक्टिविटी है ये ज्यादा है। वहीं यदि साउथ बिहार की बात करें, जहाँ पे एक तरीके का जो टेरेन है, जोग्राफिकल टेरेन है, प्लेटू टाइप का, यहाँ पे पठार वगैरह, पठारी इलाका है, तो क्या यहाँ पे धान का उत्पादन सेम तरीके से हो सकता है जो गंगा के प्रॉपर बेल्ट में होगा? बिल्कुल नहीं। तो स्थानिक भिन्नता आपको पाई जाएगी। फिर पहाड़ों पे तो जहां धान की उत्पादकता होगी, और जो मैदानी भागों में गंगा के बेल्ट में पाया जाएगा, दोनों में अंतर होगा। फिर कालिक भिन्नता, मान लीजिए कि हरियाणा में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो 1960s के दौर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हरियाणा में जो प्रोडक्टिविटी होती थी, जो प्रोडक्शन था धान का, गेहूं का पर हेक्टेयर, क्या अभी 60 के दशक के विद रेस्पेक्ट, क्या अभी वर्तमान में उतना ही प्रोडक्टिविटी है उसकी? नहीं, क्योंकि वहां पे मान लीजिए जल जमाव की समस्या हो रही है, एक्स्ट्रा दोहन के चलते जो है वहां की मिट्टी की उर्वरता जो है कम हो चुकी है। तो इसमें कालिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल हो गया मेरे फ्रेंड। वही बात करें कि पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है, और पर्यावरण का मुख्य लक्ष्य जो है वह पारिस्थितिकी संतुलन है मेरे फ्रेंड, ठीक है। तो ये पर्यावरण से लगभग संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें आपने समझ लिया। देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बीपीएससी जो है ना,
क्वेश्चन को एनालिटिकल, दैट मीन्स पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं, सही कोड चुने। तो आपको एनालिटिकल अप्रोच के साथ रिवीजन भी करना है। ठीक है, जैसे मैं फुल लेंथ में आपके साथ भी शेयर कर दूंगा 4-5 फुल लेंथ का टेस्ट, तो आप जो है उसे देख लेना। जो पेड मेंबर हैं तो ग्रुप में मिल जाएगा, जो अनपेड मेंबर हैं जो फ्री में पाना चाहते हैं तो आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको भी दे दूंगा, वहां पे आप वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ना, कि एनालिटिकल अप्रोच के साथ जाना है, केवल फैक्चुअल अप्रोच के साथ नहीं जाना है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, आप साल भर 1.5 साल से पढ़ते आ रहे हो, मोर देन इनफ तैयारी हो चुकी है, आप अपने आप पे विश्वास करो। और जितना पढ़ लिए हो ना, जैसे छठी से 10वीं तक की ज्योग्राफी पढ़ लिए, एनसीईआरटी साइंस पढ़ लिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ मेंस के लिए आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे अपने पीडीएफ पढ़ रखा है, वीडियो लेक्चर देखा है, तो ये सारी चीजें मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना मेरे फ्रेंड। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में देख लेते हैं। येल यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय है अमेरिका में, उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस बार 2024 की बात करें तो भारत का स्थान 176/180 था। दैट मीन्स 180 देशों में भारत का स्थान 176वां था। अंक देखें तो 27.6 अंक इसे मिला था माय डियर फ्रेंड। वहीं 2022 में दो दो साल के इंटरवल में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, ध्यान में रखना। 180 था, मतलब एकदम से निचले पायदान पे था। 180 देशों में 180वें स्थान पे था, सबसे नीचे नीचे से सबसे पहला स्थान। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करें तो भारत 133वां, इसके कई सारे सेगमेंट होते हैं, उन सारे सेगमेंटों की मैंने यहाँ पे चर्चा कर दी है। 133वां स्थान है 35 अंकों के साथ। जंगल के मामले में ये 180 देशों में 15वें स्थान पे है। भारी धातु के मामले में 147वां स्थान पे है। वायु गुणवत्ता के मामले में 177 और जैव विविधता के मामले में 178 है। जलवायु परिवर्तन निम्नीकरण ये वही 133वां स्थान है इसका। ठीक है, तो ये आपने देख लिया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। अब देखो, इसको जो पर्यावरण में जो डिसबैलेंस हुआ मानव क्रियाओं के द्वारा, इसको आगाह करने के लिए जो आज मतलब पूरे पृथ्वी पर बसने वाले जन हैं, जो लोग हैं, उनको आगाह करने के लिए कि देखो भैया, हम एक्स्ट्रा यदि दोहन करते हैं संसाधनों का, तो ये चीजें हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए और हमारे संततियों के लिए सही साबित नहीं हो सकती है। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारे प्रयास किए। पहला प्रयास पर्यावरण पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था 1972 में स्टॉकहोम में। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है रियो समिट, ये 1992 में होता है। ठीक है, जिसका आउटकम, जो मेन आउटकम है, वो एजेंडा 21 है। काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मैं टेस्ट में भी बहुत सारे प्रश्न पूछ चुका हूँ, और अमूमन बच्चे जो है गलतियां कर देते हैं, क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच के साथ जब नहीं पढ़ते हो तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो एजेंडा 21 में जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था, पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करना। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं तो बायोडायवर्सिटी सर्वेक्षण और संरक्षण इसका लक्ष्य था। गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण विकासशील देशों में इसका लक्ष्य था। सबको खाद्य एवं स्वच्छ जल का उपलब्धता कराया जाए, इसकी उपलब्धता कराया जाए, और सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सब जो है एजेंडा 21 के आउटकम्स थे, एजेंडा 21 के लक्ष्य थे माय डियर फ्रेंड। अब गरीबी निवारण कैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? लेट्स से कि मान लो एक ए है और एक बी है। ए की परचेजिंग पावर कैपेसिटी 100 रुपया है और बी की जो है 5 रुपया है। ए जो है इस 100 रुपया में बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, गैस खरीद सकता है, जबकि बी जो है 5 रुपए में केवल अपना पेट पालन कर सकता है। तो मान लो आपको यहाँ पे एलपीजी खरीदनी है, तो आप एलपीजी खरीदोगे, और ए की मेहरारू जो है, ए की वाइफ जो है, यहाँ पे एलपीजी गैस पे खाना बनाएगी, उसको धुआं नहीं लगेगा, उसको लकड़ी चुनने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। जंगल में जब जाते हैं लोग, तो वो क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं जंगली जानवरों के प्रति, वहां पे उनको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, क्लाइमेट जंगल का डिफरेंट होता है, तो उससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जब मान लीजिए वो लोग बीमार वगैरह पड़ गए, लकड़ी लेके आ रहे, मान लीजिए भीग गए, बीमार पड़ गए, तो उनको अपना जो सेविंग है वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो ये एक विशियस साइकिल हो जाती है जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो गरीबी निवारण क्यों इंपॉर्टेंट है? और वहीं ए में देखोगे, ए वाले परिवार में, तो इसके पास गैस है, आराम से धुआं हुआ नहीं निकल रहा है, कोई वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, कोई श्वास का रोग नहीं हो रहा है, ये स्वस्थ भी है, और अपने इसको कहीं जंगल उंगल में नहीं जाना है, और अपने पर्यावरण का, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख गया। तो इसीलिए देखा गया कि गरीबी भी जो है, गरीबी निवारण जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रेंड। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम लाए गए हैं हमारे देश में, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम लाया गया था 2010 में, और स्थापना इसकी 18 अक्टूबर
2010 में करी गई। एनजीटी के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा एलोबरेट करके, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सारे लक्ष्य रखे गए थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्वच्छ पर्यावरण और जीवन जीने के अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत इसको शामिल किया जाता है। तो स्वच्छ पर्यावरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21 के अंतर्गत, और ये जीवन जीने के अधिकार के तहत है। ठीक है, विभिन्न संगठन और संस्थानों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है, केन्या। स्थापना हुई थी 1972 में। तो देखो, ईयर मत याद रखना कि किस वर्ष जो है स्थापना हुआ था, मुख्यालय कहाँ था ये याद रखना। फिर नीरी का नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नागपुर में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसका उद्देश्य क्या था? वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध और विकास हेतु कार्य करना। माय डियर फ्रेंड, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान हमारी अगली संस्था है। स्थापना 1951, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो मुख्यालय कहाँ पे है? मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कोई भी अवधारणाएं होती है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, तो मनुष्य जो है मुझे लगता है कि अपना कॉन्सेप्ट अपने सुविधा अनुसार बनाता है। जैसे नियतिवादी अवधारणा की बात करें तो शुरुआत में लोगों को लगता था कि प्रकृति ही सब कुछ है, वो मतलब यूं ही थे, कुछ कर नहीं सकते थे प्रकृति में, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने नियतिवादी अवधारणा अपना ली। फिर संभववादी अवधारणा आई, लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट होने लगा, लोग ऑर्गेनाइज हो गए थे अपने जीवन में, सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो गई थी, तो लोगों ने प्रकृति से छेड़छाड़ शुरू कर दिया। तो फिर लोगों ने देखा कि भैया जब ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो सारी चीजें तबाह हो जाएंगी, हम मर मरा जाएंगे, हमारी संततियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो इन्होंने नव नियतिवादी अवधारणा को अडॉप्ट किया। तो कभी भी कोई भी अवधारणा आप कुछ भी पढ़ो ना, तो ब्लाइंड फेथ रख के मत पढ़ो। आपका जो कॉमन सेंस है, आपका जो रेशनल पावर है, इसको महात्मा बुद्ध भी कहते थे ना कि किसी की कही गई बात या मैं जो बातें कह रहा हूँ, इसको इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं कह रहा हूँ, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, इसको अपने विवेक के तराजू पे तौलो, तब अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। दैट इज द थीम ऑफ रेशनल माइंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये नेक्टार है रेशनल माइंड का। आप पढ़े लिखे हो तो अपनी रेशनैलिटी कभी नहीं खोना है, और हमेशा तर्क के तराजू पे तौल के किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना है मेरे फ्रेंड, ठीक है। बात आ गई समझ में? देखो, हुआ क्या है, नियतिवादी अवधारणा शुरुआत में वही मैंने बताया कि मानव कुछ कर नहीं सकता था, तो मानव पर्यावरण संबंध, सहभागिता और स्वावलंबन पे आधारित थे। नीतिवादी अवधारणा जो है, इसके समर्थक हमबोल्ट एवं कार्ल रीटर हैं। मानव जीवन प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है और प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, ये इस धारा का कॉन्सेप्ट था। और ये एक तरीके से अतिवादी अतिवादी मतलब अतिरेक धारा थी, अतिरेक अवधारणा थी कि हम प्रकृति में कुछ चेंजे नहीं कर सकते हैं, चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठ सकते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो ये कैसी अवधारणा हो गई? एक अतिवादी अवधारणा हो गई। वहीं संभववादी अवधारणा की बात करें तो ये विडाल दी लाब्लाश इसके समर्थक हैं। मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है। ये भी क्या है? एक संभववादी अवधारणा है। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। संभववादी नहीं, मतलब अतिवादी अवधारणा है। संभववादी और नियतिवादी अवधारणा दोनों क्या है? अतिरेक है, अतिवादी अवधारणा है। इनके बीच का काट आया नव नियतिवादी अवधारणा में। इसके जो समर्थक हैं, इसको जो आर्टिकुलेट किया था ग्रिफिथ टेलर और ओ एच के स्पेट ने किया था। अतिवादी अवधारणाओं का इन्होंने दोनों अतिवादी अवधारणाओं का इन्होंने खंडन किया था, और इन्होंने कहा था कि प्रकृति का दोहन जो है विनाशकारी हो सकता है और सतत विकास को हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक निश्चयवाद आया। इसमें बताया गया कि हमारी संस्कृति जो है ना, हमारी वर्तमान परिस्थितियों एवं आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है, ठीक है। और कोई भी मानव, कोई भी समाज जो है अपने संस्कृति का ही आउटकम्स होता है, कोई भी माइंड जो है अपनी संस्कृति की ही आउटकम्स होती है। तो प्रोफेसर कार्लो सावर और जो है इसके प्रतिपादक रहे, आर्टिकुलेशन इन्होंने ही किया था, और अमेरिका में ये ज्यादा प्रचलित है। देखो, ये चीजें ना धीरे धीरे अब डेवलप हो रही हैं, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में देखोगे तो संस्कृति निश्चयवाद पहले से ही अवेलेबल था। हर एक तरीके से अच्छी चीजें थी कि मान लीजिए हमारी संस्कृति जो थी प्राकृतिक संरक्षण को लेकर काफी ज्यादा ध्यान रखती थी, ठीक है। महात्मा गांधी का वो प्रसिद्ध कोट आपको पता ही है कि पूरी दुनिया का पालन पोषण प्रकृति कर सकती है, लेकिन एक आदमी के लालच का पालन नहीं किया जा सकता, एक आदमी के लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ पारिस्थितिकी अवधारणा आई, या मनुष्य और प्रकृति पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है, ठीक है। तो ये बात आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। वहीं सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के संबंध का जो प्रतिपादक थे, ये ब्रंटलैंड थे। 1987 में इन्होंने प्रतिपादन किया था। क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हमने खूब बढ़िया से ब्रंटलैंड आयोग वगैरह के बारे में भी पढ़ लिया था माय डियर फ्रेंड।
सतत विकास के चार स्तंभ है। अंतरपीढ़ी समता, अंतरपीढ़ी समता का मतलब देखो इंटरस्टेट और इंटर और इंट्रा का मतलब आप समझते होंगे, इंटरकास्ट और इंट्राकास्ट। इंटरकास्ट का मतलब दो डिफरेंट कास्टों के बीच। तो अंतरपीढ़ी का मतलब दो पीढ़ियों के बीच, ठीक है। और अंतरा पीढ़ी का मतलब एक ही पीढ़ी के बीच, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अंतरा पीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता और वहन क्षमता, ठीक है। ये जो है सतत विकास के चार स्तंभ है। अंतर पीढ़ीगत समता, मान लो अंतर पीढ़ीगत समता की बात करें, जो साउथ ग्लोब के जो भी आप देखोगे, साउथ साउथ कंट्री का जो कोलैबोरेशन है, जो साउथ साउथ कंट्रीज की बात करी जा रही है। अब मूलतः अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें, डार्क कंटिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पे अमेरिकन या यूरोपियन या एशियाई बहुत सारे देश डेवलप कर चुके हैं या डेवलपिंग फेज के लास्ट पोजीशन पे हैं, वो डेवलप अवस्था में शामिल हो, मतलब होने वाले ही है कुछ समय में। वहीं जो है अफ्रीकन कंटिनेंट के बहुत सारे देश जो हैं अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। तो अब देखो, हमने तो एक तरफ अपनी प्रगति कर ली, और उनकी जब बारी आई तो हम क्या कर रहे हैं कि ना भैया तुम अब गैस इमिशन मत करो। जब उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं होगा, वो संसाधनों का अपने लिए ऐच्छिक प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो उनका विकास कैसे होगा, ठीक है। और ना ही उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि जो, मान लीजिए जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो क्या करते हैं, उस तरीके की तकनीकी डेवलप कर लेंगे कि जो भी सीवरेज आ रहा है उसको वो मॉडिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, तभी जाकर वो डंप करेंगे पर्यावरण में। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग है, उनके पास तो है ही नहीं है। तो अंतर पीढ़ीगत समता काफी जरूरी है। अंतरा पीढ़ीगत समता काफी जरूरी है। लैंगिक असमानता को खत्म करना है और वहन क्षमता को बढ़ाना जो है इसके चार स्तंभ है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2023 के बीच यूनाइटेड नेशन की एक पहल है, मनाया जा रहा है। प्रकृति के कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है, ये जापान के। देखो, नेचुरल फार्मिंग और बायो फार्मिंग, इसमें आप ध्यान में रखना, जैविक कृषि और नेचुरल प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि में खाद बिल्कुल नहीं यूज किया जाता। प्रकृति के वहन क्षमता पे डिपेंड करता है कि प्रकृति जो है अपने आप कितना ही, मान लीजिए आपने खेत को जोत दिया और उसमें धान डाल दिया, और पृथ्वी माता पर है जो भी जितना प्रोडक्शन वो दे रहे हैं। लेकिन जैविक कृषि में हम क्या करते हैं, केवल जैविक खादों का ही प्रयोग करते हैं हमारे फ्रेंड। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मिश्रित खेती का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंट्रा क्रॉपिंग का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके साथ साथ फसल विविधीकरण का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पता होना चाहिए, अमूमन जिसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सबको पता है। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके एक महीना जस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है एक पूछता है हर एक एग्जाम में, ध्यान में रखना। काफी चूजी हो के बाकी लूसेंट वगैरह या अन्य कोई मैगजीन पढ़ते हो, अन्य कोई बुक पढ़ते हो, तो वहां पे बहुत सारे दिए हुए हैं, वहां से ले लेना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो, आज क्लास में ही जो मतलब ऑफलाइन क्लास चल रहा था, उसी में ही मैंने लाइव आने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बिजली की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। बिजली विभाग के द्वारा तारे वगैरह बदले जाना है, तो 6 6 घंटे लाइट कटी जा रही है, तो उसमें हमारा इन्वर्टर भी बंद हो गया था। तो कल से आप लाइव क्लासेज भी ले सकते हो, या रिकॉर्ड करके जो मैं पढ़ाता हूँ लिखवाता हूँ, आप लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आ जाएगा। केवल नोट्स पढ़ने के ऊपर ध्यान मत दो। एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लोगे, तो अंततोगत्वा तक, मतलब जन्मों जन्म तक आपको याद रह सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, कल हमने इन्वायरमेंट देखा था, इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, और इसके बारे में टोटल चैप्टर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, हमने देखा था कि पर्यावरण में क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इसी प्रभाव के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। और ये अंतर क्रिया की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। बस यही। ठीक है, हमारे हमारे पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन को इकोलॉजी बोला जाता है, और ये सिस्टम इकोसिस्टम कहलाता है। हेलो। अच्छा जी, क्लास शुरू हो चुकी है, आइए आइए, आप आइए, जल्दी आइए, आइए आइए। ठीक है।
तो ये बात आ गई समझ में, काफी नॉर्मल है, कल का आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। पहले इसे लिख लीजिए, पहला लिखिए इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, 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 इकोलॉजी, ठीक है। देखो, इसमें समस्त जीवों, इसमें समस्त जीवों तथा तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य, भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसी भौतिक पर्यावरण में क्या आते हैं, जो भी अबायोटिक कंपोनेंट हैं, जैसे आपका मान लीजिए भौतिक पर्यावरण का क्या हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ऊर्जा हो गया, और अन्य सारी चीजें जो निर्जीव अवस्था में, ठीक है, वो क्या हो गए, अबायोटिक कंपोनेंट हो गए, ठीक है। देखो, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हैकेल के द्वारा प्रथम, हेलो, हाँ जी, शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल द्वारा किया गया था, अर्नस्ट हैकेल द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे लिखिए, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में जीवधारियों के कार्बनिक और, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण, अकार्बनिक वातावरण और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को, पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। वही चीज है, इसको थोड़ा सा और खंडित कर दिया गया है ना, अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक। अब लिखिए पारितंत्र या पारिस्थितिकीय तंत्र, पारितंत्र या पारिस्थितिकीय तंत्र। इसमें से अध्ययन निकाल देंगे, लिखो किसी स्थान के, किसी स्थान के जीवीय समुदाय, जीवीय समुदाय तथा उसके चारों ओर पाए जाने वाले, किसी स्थान के जीवीय समुदाय तथा उसके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय, अजीवीय वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। वातावरण, अजीवीय वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। हाँ, पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक वातावरण में, जैसे इस क्लास का एक अपना इन्वायरमेंट है, और इस इन्वायरमेंट में अलग अलग इकोसिस्टम कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए उस कॉर्नर में जाइएगा तो एक चींटी का घर होगा, एक मकड़ी का जाला होगा, उसके लिए वो सराउंडिंग जो वहां पे उपलब्ध जैवीय और अजैवीय फैक्टर हैं, उस कॉर्नर के लिए वो इकोसिस्टम का कार्य कर रहा है।
तो एक पर्यावरण में कई सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। पर्यावरण अपने आप में क्या है, लार्जर कंसेप्ट है, और इकोसिस्टम उसका छोटा हिस्सा है, या पर्यावरण के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। जो पर्यावरण का क्षेत्र है वो पूरा एक इकोसिस्टम के जैसे भी कार्य कर सकता है, और एक पर्यावरण के मतलब पर्यावरणीय क्षेत्र में कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। बात आ गई समझ में। अब लिखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी की, पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई है। इसमें, इसमें सजीव तथा निर्जीव, अगला पॉइंट है, इसमें सजीव तथा निर्जीव किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में, इसमें सजीव तथा निर्जीव अंतर्निहित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है ये, है ना। एक पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, क्योंकि, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा, बैठिए बैठिए, इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन, तथा पदार्थों का संचयन, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होते रहता है, तथा बहिर्गमन होता रहता है। ठीक है, ओपन तंत्र है ना। ठीक है, अब लिखो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, लिखो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, अगला हेडिंग है। पारिस तंत्र के घटक। देखो पहला लिखो जीवीए, और दूसरा क्या हो जाएगा, अजीवीय, जीवीय और अजीवीय। ठीक है, अब देखो जीवीए में क्या आते हैं। जीवीए में बहुत तरीके से, पहला इसका जीवीए के भी 3 खंड होते हैं, लिखो इसका पहला खंड लिखो, पहला खंड लिखो उत्पादक, 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 भोक्ता, हाँ, अपघटन करता, अपघटन करता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता। अब प्रोड्यूसर कौन है, सभी हरे पौधे जो डायरेक्ट सन से एनर्जी लेके स्वपोषित करते हैं अपने आप को, सब क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक के नीचे लिखो हरे पौधे, उत्पादक के नीचे लिखो हरे पौधे, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता, नहीं 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 रुक, हरे, हरे पौधे नहीं, हरे पौधे मतलब प्राथमिक उपभोक्ता मत लिखिए, हरे पौधे अर्थात नहीं,
तो गलत हो जाएगा, है ना। लिखो कार्य, कार्य उसके नीचे लिखो कार्य, हाँ कार्य, नहीं नहीं इसी का, हाँ उत्पादक का कार्य लिखो। आ, लिखो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा संचयन, भोजन उत्पादन और ऊर्जा संचयन। भोजन उत्पादन एवं ऊर्जा संचयन। हरे पौधे क्या करते हैं? सबसे पहले भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता इसको खाते हैं, फिर द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता खाते हैं उसको, फिर द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता किसके द्वारा खाए जाते हैं? तृतीयक जो अपर लेवल सुप्रीम स्तर का होता है उसके द्वारा खाए जाते हैं। लेकिन ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं? डायरेक्ट सौर ऊर्जा से अपना भोजन उत्पादन करते हैं और अपने आप में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, संचयन करते हैं। ठीक है, अब लिखिए उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन तरीके के होते हैं, उपभोक्ता को भी तीन हिस्सों में बांट दो, प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता के नीचे लिखो कौन होंगे प्राथमिक उपभोक्ता? हाँ, देखो शाकाहारी, सभी शाकाहारी, सभी शाकाहारी। हरे पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, हरे पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। हरे पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। द्वितीयक लिखो, द्वितीयक स्तर के कौन हो जाएंगे? शाकाहारियों को खाते हैं। द्वितीयक किसको खाते हैं? शाकाहारियों को खाते हैं। हाँ, प्राथमिक स्तर में एग्जाम्पल लिख लो, प्राथमिक स्तर में एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखेगा? बकरी, गाय, बैल। ठीक है, द्वितीयक स्तर के क्या हो जाएंगे? ये शाकाहारी को खाते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ आदि। तृतीयक स्तर में क्या हो जाएंगे? देखो इसके नीचे, ये द्वितीयक स्तर दोनों को खाते हैं, ये द्वितीयक स्तर को भी प्राथमिक स्तर को। ठीक है, लिख लीजिए, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को खाते, दोनों को खाते हैं बट द्वितीय श्रेणी का लिख लो, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे, जैसे सांप, चिड़िया, बाज, मनुष्य तो सर्वाहारी में आता है, ऑमनीवोरस में आता है। ठीक है, बाज, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर आदि, गिद्ध, शेर आदि। इसका एक और लिख लो, अजीवीय, या इसका भौतिक कंपो, अजीवीय में ही भौतिक आ जाएगा, ठीक है रहने दो, ठीक, अजीवीय और, हाँ हाँ ठीक है। अब लिखो अपघटन करता, अपघटन करता, इसी में है, जीवीए में अपघटन करता। लिखो, इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। क्यों? स्कैवेंजर्स की क्या मतलब, उनका क्या काम होता है? साफ सफाई मेंटेन करना। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, जो भी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता मर जाते हैं
ठीक है, या जो भी जीवीय कंपोनेंट मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ के सिंपल सिंपल फॉर्म में ये बदल देते हैं। हाँ, देखिए देखिए, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं, उनके शरीर का अपघटन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें बहुत ज्यादा चीज समझाने वाला नहीं है, पर्यावरण में हमने बेसिक कंपोनेंट पढ़ ही लिया था। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र, ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर लिया। इसको पारिस्थितिकी तंत्र में जो दो घटक होते हैं, जीवीय अजीवीय, इसको यदि निकाल दिया जाए तो इसमें से ऊर्जा को भी बाहर निकाला जा सकता है। ऊर्जा भी अजीवीय कंपोनेंट है। जीवीय को तीन हिस्सों में बांटते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक जो है हरे पौधे वगैरह जो भी प्राइमरी लेवल के होते हैं। फिर उपभोक्ता तीन स्तर के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक हमने देखा। फिर अब आ गए अपघटनकर्ता। उत्पादक और उपभोक्ता मर जाते हैं तो अपघटनकर्ता का क्या काम है, ये उत्पादक और उपभोक्ता के शरीर का अपघटन करते हैं। ठीक है, यही काम है। ठीक है, क्या आपने लिखा, मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। फिर आगे लिखिए, जटिल कार्बनिक पदार्थों, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर नाइट्रोजन, CO2, लवण तथा फास्फोरस, लवण, फास्फोरस, कैल्शियम आदि तत्वों में बदल देते हैं। मतलब मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी में मिल जाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो धर्म है वो टोटल साइंटिफिक है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है शरीर। हाँ? अगर हम छोड़ दिए जाएं, जैसे वो जरथ्रुस्त वाले पारसी लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। गिद्धों के मरने से डाइक्लोफिनाक, हमने पढ़ा है डाइक्लोफिनाक के बारे में। गिद्धों के मरने से उनके जो अंतिम क्रियाकलाप है उस पर प्रभाव पड़ा है। बॉडी गिद्धों के द्वारा खाया ही नहीं जाता, वो मचान बनाते हैं लेयर वाइज पारसी लोग, और उसी पे ले जाकर बॉडी को छोड़ देते हैं। गिद्ध मर गए तो खाएगा कौन उनके बॉडी को, जला दिया जाता है। हम प्रकृति पे नहीं छोड़ते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं क्रियाओं को, है ना। मुस्लिम लोग भी क्या करते हैं, मुस्लिम लोग भी दफनाते हैं, प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन साधु लोग जब मरते हैं तो उनको जलाया नहीं जाता है, तो दफनाया जाता है। ठीक है, पता नहीं समझ में। धर्म कहता है पंच तत्वों में शरीर का मिलन हो गया। है संसाधन की उपलब्धता यहाँ पे ज्यादा थी, लकड़ी उकड़ी थे, तो लोगों ने सोचा झाल हटा यार, अरब क्षेत्र में रेगिस्तान है तो दफनाया जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए, ये बात हो गई। अब आ जाएंगे हम किस में, अबायोटिक कंपोनेंट में, अजीवीय घटकों में। ठीक है, इसको लिखो, कार्बनिक, अकार्बनिक, हाँ कार्बनिक, तीन हिस्सा बांट देना, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। ठीक है, कार्बनिक में लिखिए प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बन, ये सारी चीजें बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन ध्यान में रखना, है ना। यहीं से पूछे देगा कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो बउआना मत एग्जाम में, है ना, पूछता है ना। चलो, यूरिया कार्बनिक है या कार्बनिक है, कार्बनिक है। प्रोटीन, प्रोटीन का बताया भी है, प्रोटीन कार्बनिक है या कार्बनिक है, कार्बनिक है ना। देखो क्या लिख रहे हो, अकार्बनिक, देखो जल, लवण, जैसे
कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि। कार्बनिक कंपोनेंट में लिखो। ये अकार्बनिक लिखा आपने। अब लिखो कार्बनिक। कार्बनिक में लिखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, अभी आपने क्या लिखा था पहले बार? आपने क्या लिखा था? कार्बनिक है, अकार्बनिक लिखा था ना। अच्छा सुन लो, कार्बनिक में आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, यूरिया हो गया, ह्यूमस हो गया आदि, ये सब क्या हो गए? कार्बनिक हो गए। और अकार्बनिक में क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, ठीक है, पता कि समझ में? भौतिक में लिखो, भौतिक में लिखो हवा, प्रकाश, ताप आदि। ताप ताप ताप। हाँ, ये किसका फॉर्मूला है? RCSC NH2COOH। एक बार और लिखवाया था मैंने, यूरिया का दूसरा, ये प्रोटीन का है, देख लो, देख लो, पूछ सकता है, ठीक है। एक बार यूरिया का पूछा था ना, कार्बनिक है या कार्बनिक है। हाँ, तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। नोट में लिखो, नोट, ये प्रोटीन का है, ये प्रोटीन है, ठीक है, लिखो, नोट लिखो। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित, अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था बोलते हैं, खड़ी अवस्था बोलते हैं। हाँ, अब लिखो फूड चेन। हाँ, देखो, दो दो टर्म्स होते हैं, एक फूड चेन, एक फूड वेब। चेन में समझते हो कि ये कड़ी इससे जुड़ी हुई है, ये कड़ी उससे जुड़ी हुई है, और वेब क्या हो गया? ये वाला इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, सब एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया फूड चेन और फूड वेब का, ठीक है, बात आ गई समझ में? मान लो कि ये घास है, घास को कौन खा रहा है? मान लो मेढक खा रहा है, मान लो सपोज दैट, मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फूड चेन हो गया, ठीक है। अब मान लो ये हो गया घास, घास को कौन खा रही है? बकरी खा रही है, मेढक खा रहा है। बकरी को कौन खा रहा है? मान लो लोमड़ी खा रही है, ठीक है। मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। और ऊपर रख दो, बाज रख दो, बाज भी लोमड़ी को खाता है। छोटे 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 बाज ही होते हैं ना वो, हैं? नहीं 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 नहीं, वो बाज होते हैं ना, जो बड़े बड़े से होते हैं, आते हैं पकड़ के लेके उठा के भग जाते हैं, बाज ही होते हैं ना, बाज ही होते हैं ना।
ठीक है, तो घास कौन खाएगा? मेढक, बकरी, दोनों घास खा रही है। बकरी को लोमड़ी खा रही है, यहाँ मेढक को सांप खा रहा है। यहाँ लोमड़ी फिर बाज के द्वारा, और सांप भी बाज के द्वारा। बाज डायरेक्ट बकरी को भी खा सकता है, मेढक को भी खा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फूड वेव हो गया। और ये क्या हो गया? एक इसका कोई भी पकड़ लो तो ये चेन हो गया, और ये सबका संकलन क्या हो गया? वेव हो गया, है ना? तो इसको लिख लो। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। देखो इसको, फूड चेन और वेब। फूड चेन लिखो पहले। देखो, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन का क्या होगा? खाद्य श्रृंखला। लिखिए, यह स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाले, यह स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाले और एक शीर्ष परिभक्षियों पर, एक शीर्ष परिभक्षियों पर समाप्त होने वाले, एक शीर्ष परिभक्षियों पर समाप्त होने वाले आहार जाल में, आहार जाल में, आहार जाल में कड़ियों का, कड़ियों का एक रैखिक संजाल है। कड़ियों का एक रैखिक संजाल है। संजाल, संजाल है। ठीक, आगे लिखो, इसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय प्रवाह होता है। इसमें खाद्य ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। ऐसे डायग्राम बना, इसमें उल्टा थोड़े होगा, है ना? ये मान लो घास से जो ऊर्जा ऊर्जा संचित है, ये किस में जाएगी? बकरी में। बकरी से जो ऊर्जा संचित है, ये किस में जाएगी? लोमड़ी में। लोमड़ी से जो ऊर्जा संचित है, वो अंततोगत्वा किस में जाएगी? बाघ में जाएगी। ठीक है, खाद्य ऊर्जा की दिशा, खाद्य खाद्य ऊर्जा की दिशा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऊर्जा का अगला पॉइंट लिखिए। ऊर्जा का, इसी में अगला पॉइंट लिखिए, ऊर्जा का 10% भाग ही, 10% भाग ही पोषण स्तर के, पोषण स्तर के अगले पोषण, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। भाग ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। इसको लिंडमान का नियम बोलते हैं। ठीक है, में ट्रांसफर होता है, में ही ट्रांसफर होता है। सब में लागू होता है।
सब में लागू होता है भाई। चलिए ये बना लो। हम्म। नहीं ये फूड चेन नहीं है, ये फूड वेब है, खाद्य जाल है। लिख लो जैसे भी हो। सत्रह को प्री है, 22 से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। छुट्टी मोड में नहीं जाना है, ठीक है सर? तो बात समझ लो, बात आ रही है ना समझ में? आपको आंसर राइटिंग पहले से करना चाहिए, कर दिया प्रवारी सही। ठीक है, खाद्य जाल। लिखो नोट, नोट में लिख लो, फिर खाद्य जाल लिखना। नोट लिखो, समुद्री वातावरण में, समुद्री वातावरण ऐसे ही नोट लिख लो। समुद्री वातावरण में साइड में लिख लीजिएगा कहीं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक, मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, यदि खाद्य श्रृंखला में देखा जाए तो मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी है, द्वितीयक उपभोक्ता भी है। ठीक, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वहारी बोलते हैं। कुछ खाता है मनुष्य। ठीक है, देखिए खाद्य जाल, खाद्य जाल, हाँ फूड वेब का खाद्य जाल लिखिए। खाद्य जाल एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं, एक मिनट, खाद्य जाल नहीं, यहां पे खाद्य श्रृंखला लिख लो। खाद्य श्रृंखला एक सीधी, जाल की जगह पर श्रृंखला बना लो। खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं। जैसे मान लो हम यहां से उठा दें, इसको काट दें, तो ये सीधी कड़ी हो जाएगी, तो ये खाद्य श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन ये पूरा इंटरलिंक कर दें तो ये क्या हो जाएगा? खाद्य जाल हो जाएगा। अब मान लो यहां से हम इसको उठा लें और सीधी लाइन में लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं। यहां से बताया था ना अभी, बताया था ना अभी, अरे भैया बताया था ना। हाँ खास टिड्डा लिजार्ड 5, तो ये क्या हो गया? सीधी रेखा हो गया, मतलब एक सीधी लाइन है। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला दर्शाती है। तो इसमें लिखो खाद्य श्रृंखला एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होती। ठीक है, अगला लिखिए, सभी खाद्य श्रृंखलाएं, अगला पॉइंट है इसमें, सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहा जाता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहा जाता है। अब बताओ, खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो एक दिशीय होगा या बहुदिशीय होगा? क्या सर?
सर ऊर्जा का प्रवाह है ये, ऊर्जा का प्रवाह का नियम है खाद्य श्रृंखला में। ये खाद्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में वो एक दिशीय ही होता है। और ये क्या हो गया, फूड वेब कई सारे खाद्य श्रृंखलाओं का क्या हो गया, ये उल्टा एक ही दिशा में जाएगा। ये जाएगा तो चाहे इधर जाए फिर इधर से मुड़ जाए, ये चला जाए, ठीक है, एक ही दिशा में जाएगा। ये बहुदिशीय नहीं होगा कि यहां से इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, एक ही से इसका रिवर्स भी हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे रिवर्स कभी नहीं होता है, एक दिशीय ही होता है, लेकिन कई सारे रास्तों से होके गुजर के जाता है। बात आ रही है समझ में? नॉर्मल ठेठ भाषा वाला दिशा का ज्ञान मत लो इसमें। ये क्या हो गया, एक दिशीय प्रवाह, मतलब लीनियर प्रवाह होगा इसका, एक ही दिशा में जाएगा, ये रिवर्स वगैरह नहीं आएगा। हाँ, एक दिशीय ही होगा। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, आपको गलत नहीं करना है। लिखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी, एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित, कई पथों से होकर प्रवाहित होता है, पथों से होकर प्रवाहित होता है। अब देखो, तुम मान लो कि बाबा रामदेव का साबुन लगा रहे हो, नीम साबुन, है ना, ये सोच के कि ये क्या है, आयुर्वेद है माय डियर फ्रेंड, आयुर्वेद का ये जनन है, और नीम साबुन हम लगा रहे हैं, खूब रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, हानिकारक केमिकल्स हैं। तो जब आप कई दिनों तक नहाओगे, वर्षों तक नहाओगे, तो ये क्या होंगे, आपके पोर्स को पेंट्रेट करेंगे ये केमिकल्स, और आपके टिश्यूज में जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? आप डायरेक्ट एक्सपोज होते हो हानिकारक पदार्थों के प्रति, और ये हानिकारक पदार्थ किसी भी जीव के टिश्यूज में, उसमें क्या होता है, उसके शरीर में एक्यूमुलेट होते रहता है, इसका संचयन होते रहता है, जिसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बात आ गई समझ में? ठीक, बायो एक्यूमुलेशन समझ में आ गया। अब देखो, मान लो यहां पे क्या है, घास है, डैट मीन्स पालक है। आप मार्केट में गए शाम को और कहे अपने दोस्त से, हीरे मंगरुआ आज हम पालक खाएंगे, पालक पनीर खाएंगे, ठीक है। पालक ला रहे हैं, खूब बढ़िया से हरा हरा पालक आप लेके आ रहे हैं, और वो पालक में क्या डाला गया है, भर के नाइट्रोजन डाला गया है, ठीक है। कीटनाशक, कीटनाशक का क्या हुआ है, छिड़काव हुआ है। आप कितना भी धोगे, इसका अंश क्या होगा, क्या होगा, इसमें रहेगा, रहेगा ना। तो मान लीजिए कि अब ये पालक एक तरीके से राम खा रहा है, और दूसरे में मान लो कि गोट भी खा रहा है, ठीक है। अब राम खा रहा है, इसमें भी एक्यूमुलेशन नहीं, राम हटा दो, थोड़ा सा धार्मिक शब्द हो जाएगा, मंगरुआ खा रहा है, ठीक है, मंगरुआ खा रहा है। अब यही मंगरुआ क्या कर रहा है, फिर मांसाहारी भी है, तो ये गोट को भी खाएगा, ठीक है। तो ये जो इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा थी और कीटनाशक की अधिक मात्रा थी, एक तो मंगरुआ डायरेक्ट खा के अपने बॉडी में एक्यूमुलेट कर लिया, एक यहां से गया किस में, गोट में। अब गोट से फिर गोट का मांस खाएगा ये मंगरुआ, तो इसमें भी चला जाएगा, गोट से इसमें भी चला जाएगा। तो यहां पे पालक और गोट के बीच क्या हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हानिकारक पदार्थ अब परिवर्तित रूप के साथ इसमें जाएगा, तो इसकी मतलब इंटेंसिटी जो है ना हानिकारक की, ये और बढ़ जाएगी। अब मंगरुआ में जाके क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेट इकट्ठा हो जाएगा। इसको बोलते हैं, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में हानिकारक पदार्थों का जैसे जैसे संचयन होते जाता है, उनका आवर्धन भी होते जाता है, और उच्चतर पोषण स्तर के, मतलब जो पोषण स्तर के अपर स्टार्टा है, जो मतलब लास्ट के उपभोक्ता हैं, उनमें जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन।
ये हो गया आपका जैव संचयन और ये हो गया जैव आवर्धन। ठीक है, ये अंतर होता है। बात आ गई समझ में? अब लिख लो इसको, लिखो जैव संचलन, जैव संचयन, बायो एक्युमुलेशन, बायो एक्युमुलेशन एक समय में एक जीव को प्रभावित करता है। नहीं, एक समय में एक जीव प्रभावित। बायो एक्युमुलेशन से क्या होता है? एक समय में LATION, एक समय में एक जीव प्रभावित। ठीक है, अगला लिखिए, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकीकरण को, हानिकारक पदार्थों के एकीकरण को जैव संचयन कहा जाता है। जैव संचयन कहा जाता है। देखिए, अगला लिखिए, किसी विशेष जीव के उत्तक में, किसी विशेष जीव के उत्तक में विषैले रसायन का संचयन, विषैले रसायन का संचयन। ये ppm में मापा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में, है ना? 1 मिलियन पार्ट्स में कितना है ये विषैले पदार्थों का संचयन। अब लिखिए जैव आवर्धन। बात आ गई समझ में हो शंभू बाबू? ठीक है, पालक में जितनी एनर्जी रहेगी ना, उसका 10% ही मनुष्य ले पाएगा। लेके जाएगा नहीं, वो उसका संचयन जितना रहेगा वो तो खाएगा ही। हाँ, पकाने उकाने की प्रक्रिया में, धोने वोने में जितना नष्ट हो जाए उतना हो जाए। अच्छा, मान लो कि ये कॉपर से दूषित है लैंड, लैंड जो है जिस पे भिंडी उगाई जा रही है, ये भूमि जो है कॉपर से दूषित है। तो ये कॉपर जब मिट्टी में शामिल है तो ये जो सूखेगा, ये भिंडी का निर्माण होगा, इसमें कॉपर का संचयन होगा अंदर की नहीं होगा? ऑब्वियस होगा। तो ऊपर से धो के कीटनाशक निकालते हो आप, कुछ नहीं होगा बॉयल करने से। उसके अंश में जब आपके रग में रहेगा तो आपको सब कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा, उसका आपका हिस्सा बन गया है वो, है ना भाई? आप बॉयल करके, आप वो करके धो के गर्म पानी से बाहरी वो हटाते हो, हाँ? वो जैसे मान लो कि हमारे यहाँ खाना जो है ना पका के खाया जाता है, कच्चा खाना मतलब का कॉन्सेप्ट कम ही है। ठीक है, तो क्या होता है, पकाने से ना बहुत हानिकारक चीज़ें खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, हालांकि उसका कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू कम तो होता है, बट क्या होती है उसके साथ साथ हानिकारक बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्री में देखो, लोग पका के कम ही खाते हैं, या तो उबाल के खाएंगे या डायरेक्ट कच्चे खाएंगे, कच्चे खाएंगे। तो उनको कैंसर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर, अल्जाइमर, तो उनको फॉलो कर रहे हैं ना। तो घास पत्ती खा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में भी बड़े बड़े घर में जाओ, कहा खाना डाइट पे हैं, इतना इतना खीरा लेके खाएंगे, अब भात दाल खाएंगे ही नहीं। यहाँ के लोग भात दाल तरकारी नॉर्मल घी घी या छाछ पी के 100-100 साल तक जीने वाले लोग हैं यहाँ पे, नहीं पचाएगा। ठीक है, तो ये देखो, और अभी जो मतलब कंसंट्रेशन है, सबसे अधिक कैंसर जो होता है, सबसे अधिक जो कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर वगैरह जो होता है, ये सब
यहाँ पे हरियाणा और पंजाब वाले इलाके में चले जाओ, यहाँ पे लोग क्या खाएंगे, तंदूरी मुर्गा खाते हैं ज़्यादा, तंदूरी रोटी खाते हैं ज़्यादा, समझ रहे हो ना, इसलिए उनको कैंसर ज़्यादा हो रहा है ना। बात है, इतना सीरियस होने की क्या आवश्यकता है। चलो लिखो, जैव आवर्धन। कौन, बिरयानी तो खराब चीज नहीं। अब मुर्गे को पता चले कि ओवन में ऐसे लगा राख इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, कार्बन वैसे ही इकट्ठा हो रहा है, क्या क्या इकट्ठा हो रहा है, तब कंज्यूम करो तो। चलिए लिखिए, इन्हीं के नाना जी थे, नाना जी की दादाजी कि 100 साल की 104 साल जिए और आधा, हाँ, नाना के बड़े बाबा सोचो 110 बड़ा। मैरिनेशन आ गया है उस, हाँ मतलब, हमारे तरफ एक चोर था, सुनो, हमारे तरफ एक चोर था, पश्चिम चंपारण चोर की फैक्ट्री रही है, लालू यादव जी के काल में जो किडनैपिंग इंडस्ट्री थी यहीं से शुरू हुई थी, पश्चिम चंपारण से। लालू यादव एक डकैत था, उसी ने शुरू किया उनके संरक्षण में। जो भी है वो इंटरनल बात आप सब लोग जानते। तो एक चोर था हमारे गांव के बगल में, वो इतना स्ट्रांग था, 6 फुट का लंबा जवान, कि कोई अपने डेयरी, समझते हो डेयरी, डेयरी पहले बनाया जाता मिट्टी के लेयर को चढ़ा चढ़ा, उसमें अनाज उनाज रखने वाला, ऐसे लोग बताते थे कि कंधे में ऐसे दाब के, छोटा मोटा अगर उसको मिल जाए ऐसे ही दाब के ले आता था, चुरा ले सुबह उठ के चला डेयरी का, गायब कर देता था। एक बोरा मतलब इसमें 50 किलो, एक इसमें 50 किलो टांग के लगे, अनाज भग जाता था। ऐसे लोग रहे हैं। वो शाकाहारी था, लेकिन वो शाकाहारी डाकू था, शाकाहारी भी नहीं था। तो क्या करते थे, इतना इतना घी पी जाते थे, मेहनत करते थे। चलिए, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे अब, है ना। लिखो, जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय का मतलब क्या हुआ, जिसको बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका अपघटन नहीं किया जा सके, जो अपघटन करता है, स्कैवेंजर है, इसकी सफाई नहीं कर पाएंगे, इसको इसका निम्नीकरण, इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो इसी को बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ, प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में, खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से, विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च जीवों में स्थापित हो जाता है, उच्च जीवों में स्थापित हो जाता है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। माध्यमों से उच्च जीवों में स्थापित हो जाता है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे में लिख लो, डीडीटी, 24D, 24D क्या है, हाँ, बहुत बार पूछा जा चुका है, एक बीएससी भी होता है ऐसे, ठीक है, लिख लो डीडीटी, 24D, पारा आदि, पारा आदि। का हो नहीं खा लिख पाओ, पारा आदि लिखो, ठीक है। अब यहां तक बात आ गई समझ में। अब चूंकि हमने संतुलित पर्यावरण की बात करी थी, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण का हिस्सा है, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो लिखो, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र।
देखो होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण है जंगलों का विनाश। ठीक। होता क्या है कि किसी फूड वेब में जितनी वैरायटी होगी, वो फूड वेब, वो इकोसिस्टम, यदि किसी इकोसिस्टम में जितना फूड वेब्स होंगे, उस फूड वेब्स में जितनी अधिक वैरायटी होगी, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होगा, संतुलित होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, बस यही है संतुलन का मतलब यहां से। अब मान लो कि हम क्या करें, कि हम मान लो यहां से ये बकरी है और ये क्या है, बाघ है, ये द्वितीय उपभोक्ता, और ये क्या है, घास है। यहां से हम बकरी को हटा दें तो बाघ क्या करेगा, ये बाघ मर जाएगा। मर जाएगा, या ह्यूमन बाघ कन्फ्लिक्ट होगा तो वैसे ही बाघ मरेगा, लोग मार देंगे इसको। या बाघ को हटा दें तो क्या हो जाएगा, बकरियों की संख्या अधिक हो जाएगी, वनस्पति चरण होगा, वनस्पति बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए इसमें फूड वेब का होना क्या है, जरूरी है। अब मान लो कि ये एकल आप श्रृंखला देख रहे हो, अब यहां पे बाघ के जगह पर शेर भी मौजूद है और यहां पे लोमड़ी भी मौजूद है। ठीक है, और बकरी के जगह पर मान लो यहाँ पे भेड़ भी मौजूद है, बकरी भी मौजूद है, भेड़ भी मौजूद है। तो ये फूड वेब हो गया ना, वैरायटी इसमें बहुत ज्यादा है। मान लो बाघ यहाँ पे एक्सटिंक्ट भी हो जा रहा है, तो शेर और लोमड़ी हैं बकरी को खाने के लिए, भेड़ को खाने के लिए। मान लो यहाँ से बकरी गायब हो जा रही है, तो इनको, इनका पेट भरने के लिए भेड़ है यहाँ पे। तो और भी यदि सारे ऑप्शन है तो इनके पास और भी ऑप्शन रहेंगे खाने के लिए, तो उतना ही बैलेंस रहेगा। यही तो कहा जा रहा है। इंसान को प्रकृति बैलेंस करती। देखो, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, हाँ मतलब वही कहा जा रहा है ना, किसकी, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, खाद्य जाल में, खाद्य जाल में, खाद्य श्रृंखलाओं के, खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, होंगे, पारितंत्र उतना ही अधिक संतुलित होगा। पारितंत्र उतना ही अधिक संतुलित होगा। वैकल्पिक रास्ते होंगे, पारितंत्र उतना ही अधिक संतुलित होगा। अब लिखो, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहले ना ये बना लो। हाँ सर, आप तो बैठे बैठे मजे ले रहे हो। अब 2 बजे घर नहीं गए थे? रात दिन दोनों में रेडियंट है ना। ए बच्चे, ये बनाओ। कहाँ है बोलो तो रहो, लड़का वाला का 5वां क्लास। रेडियंट एनर्जी।
ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया है? शुरुआत में मैंने क्या बनाया था, क्या बताया था? एनर्जी का आदान होता है, फिर एनर्जी आउटफ्लो हो जाती है किसी इकोसिस्टम में। जैसे सन से रेडिएंट एनर्जी के रूप में यहाँ पे क्या आ रहा है, पारितंत्र में एनर्जी का एकुमुलेशन हो रहा है, एनर्जी आ रही है। केमिकल बॉन्ड एनर्जी भी ये यहाँ पे अवेलेबल है बायोटिक कंपोनेंट में। फिर जब ये मर जाएंगे तो हीट, मतलब ये रहेंगे तो मान लो यहाँ पे एनर्जी का आउटफ्लो कैसे होगा, दूसरे रूप में ट्रांसफर, हीट ऑफ रेस्पिरेशन के द्वारा। अगर ये मर जाए तो इनका डिकम्पोजिशन होगा और यहाँ से भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, फिर इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ठीक है, एनर्जी फ्लो चार्ट क्या हो? ऐसे लगाएं तो, ऐसे कर दें तो आ रहा है एनर्जी। हेलो, हेलो, ठीक है, ओके। लिखिए, प्रवेश, प्रवेश, कौमा, रूपांतरण तथा विशरण ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार। प्रवेश, रूपांतरण तथा विशरण, विसरण, विसरण ऊष्मा गतिकी के नियमों के अनुसार, गतिकी के नियमों के अनुसार। ठीक है, आगे लिखिए, ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण नीरी का मुख्यालय कहाँ है लड़का, बताओ शंभू, नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नीरी, नीरी, यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, भारतीय समुद्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? गोवा में। चलो, ठीक है, एक दिवसीय लिंडेमान के, एक दिशीय, एक दिवसीय नहीं, एक दिशीय लिंडेमान के 10% नियमों के अनुसार, 10% के नियम के अनुसार लिखो, किसी क्षेत्र में, अगला पॉइंट लिखो, किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में, हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को, सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब लिखो, अगला लिखो,
पारिस्थितिक पिरामिड। हाँ, ये लिखे। इसकी संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने दी थी, ब्रैकेट में लिख लो चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं एवं विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की जीव भार प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के संबंधों में चित्रण। जब चित्र के द्वारा ये सब प्रस्तुत किया जाता है, संख्या, जैव भार और ऊर्जा, संचय ऊर्जा, तो उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड। संचित ऊर्जा में संबंधों का चित्रण, संबंधों का चित्रण। ठीक है, बात आई समझ में? कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के हो, तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक संख्या का पिरामिड, दूसरा जीव भार का पिरामिड और तीसरा संचित ऊर्जा। तो लिख लो, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार लिखो। पहला लिखो जीव संख्या पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड। दूसरा लिखो जीव भार पिरामिड, जीव भार पिरामिड। तीसरा लिखो संचित ऊर्जा का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड। संचित ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, पहला लिखिए जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। पिरामिड समझते हो? पिरामिड मतलब ये, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं? जीव संख्या का, नंबर्स का पिरामिड, नंबर्स का पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होगा या सीधा होगा? दोनों होगा। लिखो, पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूं। उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। जैसे जैसे घास स्थल, फसल स्थल, घास स्थल, फसल स्थल। इसका पिरामिड कैसे होगा? सीधा पिरामिड होगा घास स्थल का। अब देखो, समझो, हम घास स्थल की बात कर रहे हैं, फसल स्थल को इसी पे अप्लाई कर देना। जीव संख्या का पिरामिड की बात कर रही है। किसी घास स्थल में ये जो आधार होता है ना, ये नंबर को दर्शाएगा कि लोअर लेवल पे सबसे, या जो उत्पादक हैं या मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे घास स्थल पे जो प्राथमिक उत्पादक हैं वो कितने होंगे? ज्यादा होंगे। घास, पेड़ पौधे, कितने सारे पूरे घास स्थल पे घास ही होते हैं। तो संख्या, नंबर्स ऑफ इनका प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना होगा? ज्यादा होगा। फिर जैसे ही ऊपर स्टार्टअ पे जाएंगे तो प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता आपको कम मिलेंगे, तो उनकी संख्या द्वितीय स्तर पे कितनी होगी? कम होती जाएगी। ऐसे ऐसे अपर स्टार्टअ पे जाएंगे तो टॉप नॉचेज में संख्या कम होती जाएगी। फसल के मामले में भी ऐसा ही है। तो इस सेंस में क्या होगा? सीधा होगा। लेकिन वही बात करें एक पेड़ की संख्या पिरामिड की, तो वो क्या होगा?
उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा? एक पेड़ में प्रोड्यूसर खुद क्या है? एक पेड़ है तो ये एक ही तो है। फिर एक पेड़ में क्या होंगे? बहुत सारे बैक्टीरिया, पशु पक्षियां होती जाएंगी। ठीक है, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ते बढ़ते ये ऊपर तक जाएंगे। संख्या का पिरामिड हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो पेड़ का जो संख्या का पिरामिड होगा वो उल्टा होगा, है ना? और घास स्थल का सीधा होगा। अब आगे लिखो, जैव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड, ये क्या होंगे? ये भी सीधे और उल्टे दोनों होते हैं। सीधे और उल्टे दोनों, सीधे और उल्टे दोनों। देखो सीधा, सीधा में लिखो, सीधा, सीधा लिखो, ऐसे लेंगे सीधा, कहीं नीचे दे दो, घास स्थल वन स्थल। हाँ, घास स्थल वन स्थल। जय भार का बोल रहा है ना, तो जैसे हमने देखा था घास स्थल का या वन स्थल का, तो वन स्थल का नंबर ऑफ पेड़, नंबर ऑफ पौधे यहाँ पे क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और किसी पार्टिकुलर समय में हमने क्या पढ़ा था अभी? उपस्थित जो अजैव पदार्थ है जैव में, उनका टोटल संचयन इसमें कितना होगा? ज्यादा हो गया। मतलब 1 लाख पेड़ है तो उनका भार कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खाने वाले, ऊपर स्टार्टअप पे जाओगे तो उसके खाने वाले मान लो भेड़ बकरे जो भी हैं उससे कम ही होते हैं, उसके ऊपर उसके खाने वाले कम ही होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो जय भार होगा अपर स्टार्टअप पर जाते जाते वो कम होते जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए, तालाब का जीव भार पिरामिड। तालाब का जय भार पिरामिड। नहीं, अभी तो हम जय भार का पिरामिड लिखा रहे हैं ना। हाँ, हाँ, तो वही तो चल रहा है अभी। ठीक है, तो हमने देखा था सीधा और उल्टा दोनों होगा, तो सीधा हमने देख लिया वन स्थल में होगा, है ना? यहाँ पे जय भार की बात करी जा रही है, ध्यान से लिखना, जय भार की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे यदि देखोगे तालाब का, तो तालाब का जय भार का पिरामिड क्या होगा? उल्टा होगा। क्यों? यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे कण, जिनको मछलियां वगैरह खाती हैं, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में। संख्या में तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तालाब का यदि संख्या पिरामिड देखा जाए तो वो क्या होगा? तालाब का संख्या पिरामिड क्या होगा? तालाब का संख्या पिरामिड क्या होगा, सीधा या उल्टा? संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड सीधा होगा ना? सीधा होगा। देखो यही तो बात है, यही इसमें है, देखने में आसान लगता है ये। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं करोगे, दिमाग नहीं अप्लाई। संख्या पिरामिड की बात कर रहा हूं ना, तो संख्या पिरामिड जैसे आएगा तो ऐसे तालाब का ऐसे हो जाएगा। नंबर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर या उपभोक्ता यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। फाइटोप्लैंक्टन खूब होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में एक तालाब में। लेकिन मछलियां क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। उनको खाने वाले जो टॉप नॉचेज की मछलियां होंगी वो भी एक दो होंगी बस। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। लेकिन जैव भार की बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया नहीं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या छोटी 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 मछलियां हैं, उनका भार कितना होगा? कितना टन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद जो इनको खाने वाले ऊपर लेवल के मछलियां हैं, का भार ज्यादा होता है। उसके ऊपर जो बड़ी मछलियां होती हैं उनका भार कम होता है, सॉरी उनसे भी ज्यादा होता है। तो यह भार का पिरामिड किसी तालाब का उल्टा होता है, लेकिन संख्या पिरामिड क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। दिमाग लगाओ, काम करो। अब लिखो संचित ऊर्जा पिरामिड। हाँ, ये तो लिखा है भैया, ये कहाँ लिखवाए हैं? अरे भैया, भी 2 घंटे का क्लास और है।
संचित ऊर्जा पिरामिड, संचित ऊर्जा पिरामिड। संचित ऊर्जा पिरामिड क्या होगा? कौन बताएगा? शंभू शरण बताओ। हमेशा सीधा होगा, किसी भी चीज के लिए क्या होगा? हमेशा सीधा होगा। तो लिंडेमान का 10% वाला नियम पढ़े हैं हम। ठीक है, लिखो सदैव सीधा, सदैव सीधा। सीधा पिरामिड बताओ, पिरामिड बनाओ बच्चों, और ऊपर एरो दे दो, और इसके बगलवा में लिखो लॉस ऑफ एनर्जी, LOSS है, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, हम क्यों छोड़ें। लुसेंट रिवाइज करके जाना, डिस्पाइट दिस कि आपने पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ लिया, लेकिन एक बार लुसेंट भी पढ़ के सब चीज होलिस्टिक प्रिपरेशन। लॉस ऑफ एनर्जी लिखें। अब लिखो जैविक अनुक्रमण, जैविक अनुक्रमण। आहो, बड़ा मुस्कुराता रहा कि कही किसी के द्वारा कही गई बात याद आ रही है क्या आपको? कुक बना रहा है क्या खाना? जैविक अनुक्रमण। देखो, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब किसी एक क्लाइमैक्स, तो प्रजाति होती है, चरम स्थिति होती है किसी भी इकोलॉजी की, जब उसका नाश हो जाता है ना, तो अंततोगत्वा क्या बच जाता है? खाली जमीन। और खाली जमीन पे क्या होगा? पेजन होगा, पेजन में लाइकेन वगैरह पैदा होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रजाति का इन्वेजन होगा, और वो क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे, यदि बच गए तो उसका क्या होगा? फिर उसका मतलब का जनन होगा, यहाँ पे पनपेंगे, और धीरे 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 एक इकोसिस्टम, ये वाला इकोसिस्टम स्थिरीकरण की तरफ जाएगा। ठीक है, यही है इकोलॉजिकल सक्सेशन। लिखो, पहला लिखो निम्नीकरण, नगनीकरण, नगनीकरण लिखो, नगनीकरण। नगनीकरण, हाँ, लीना जैविक कंपोनेंट है। ठीक है, नगनीकरण, नगरीकरण के बाद प्रवास, हाँ एरो देके, प्रवास के बाद स्थापना, स्थापना के बाद प्रतिक्रिया, हाँ आस्थापना, आस्थापना, प्रतिक्रिया के बाद स्थिरीकरण। जैविक सक्सेशन का क्या है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखो पारिस्थितिकी पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी पदछाप लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। पारिस्थितिकी घटकों, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को, जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को, उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती, सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है।
इसे भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में इसे भूमंडलीय हेक्टेयर में मापा जाता है। देखो, पारिस्थितिकी निशे, इकोलॉजिकल नीश, या इसको निकेत भी बोलते हैं। निशे भी लिखो, निकेत भी लिखो। निशे, निशे, NICHE, निशे। पारिस्थितिकी निशे, निश भी बोला जाता है, निकेत भी बोला। निषेध नहीं, निकेत और निशे दोनों एक ही हैं, है ना। क्या हुआ? निकेत भी है, इंग्लिश में इसे निशे भी बोलते। देखो, ऐसा क्षेत्र जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है, एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है, ठीक है, तो निश्चय हो गया। उसके अलावा कोई अन्य जाति उसी की अन्य जाति जो है आ, उसमें निवास नहीं कर सकती। पार्टिकुलर यदि बात करें मार्सी लैंड की, जैसे दरियाई घोड़ा है, तो दरियाई घोड़ा कहाँ पे रहेगा? या तो पानी में रहेगा या दलदल में रहेगा, दोनों में से एक में रह सकता है। इसको यदि हम कहाँ पे ले आए, जैसे मान लो इसको पर्वतीय इलाकों में ले आए, ठीक है, तो क्या ये यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको भले ही आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम दें, वहां पे ऐसे मार्शी लैंड वगैरह बना दें, लेकिन इसका जो प्रॉपर निशे है वो क्या है? ये है। इसको अगर हम जबरदस्ती माइग्रेट करके यहाँ पे इसको ये प्रोवाइड ना करें, यहाँ पे ले आके रख दें, तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर एक इन्वायरमेंट होता है किसी भी जाति प्रजाति के रहने के लिए, वो उसका निशे कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा वो कहीं और निवास नहीं कर सकता, मतलब वो मर जाएगा। लेकिन इसका हैबिटेट क्या हुआ? हैबिटेट ये भी बोला जाएगा, और ले जाके यहाँ पे आर्टिफिशियली रूप में यहाँ पे चिड़ियाघर में बना दिया जाए तो वो भी हैबिटेट हो सकता है, लेकिन निशे प्रॉपर जो इसका डेवलपमेंट का एरिया है वो यही है ना। ठीक है, बात आगे समझ में। आगे लिखो इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन, इकोटोन क्या होता है? बेसिकली ट्रांजिशनल फेज होता है। मान लीजिए कि ये आपका जो है फॉरेस्ट है, ठीक है, तो फॉरेस्ट देखोगे कि अचानक से फॉरेस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, और यहाँ पे आपको लैंड शुरू हुआ है, मैदानी भाग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इन दोनों का ये ट्रांजिशनल फेज पाया जाएगा, यहाँ पे ग्रास लैंड वगैरह पाए जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इको कौन बोलते हैं। यहाँ पे दोनों प्रजातियों का क्या होगा? सम्मिश्रण होता है, यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक पाई जा सकती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन है दो इकोसिस्टम का, इसको इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जैसे ऐसे बना सकते हो, इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2, ये क्या हो गया? इकोटोन, ठीक है। लिखो, लिख लो, खत्म ही है। लिखो, दो जैविक समुदायों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र, जहां जहां
जो दो जैविक समुदायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र, जहां दो समुदाय मिलते हैं, एकीकृत होते हैं, दो समुदाय मिलते हैं, एकीकृत होते हैं। यह, अगला पॉइंट लिखिए, यह चौड़ा या संकरा हो सकता है, यह चौड़ा अथवा संकरा हो सकता है। जैव विविधता उच्च पाई जाती है। जैव विविधता, ये ट्रांजिशनल फेज होता है ना, जैव विविधता उच्च पाई जाती है, इसको ट्रांजिशनल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जैव विविधता उच्च पाई जाती है। जैसे, जैसे में लिखो, मैंग्रोव वन, ग्रासलैंड, नदी मुहाना, नदी मुहाना जिसको एस्च्युरी बोलते हैं, है ना, नदी मुहाना। ठीक है, ये क्या होता है हमारा कर्बन डेल्टा, तो वही होता है जब मान लो वो आपका कोटोनी होता है। या दूसरा आपका जो सर्वन, सर्वन जो है वो खुद में क्या है, इकोसिस्टम है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है। ठीक है, कहा हो, आ रही है कहा, चलिए कुछ चीजें हैं इसमें, लिख लो, नोट में लिखो। यूकेलिप्टस, 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 इसमें लिखो पर्यावरण शत्रु, पानी बहुत सूखता है। देखो पिक्नोक्लाइन, हाँ पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन लिखिए। घनत्व प्रवणता, घनत्व, हाँ पिक्नो, आधा क नो, पिक्नो, अरे भैया ऐसे लिखो ना यार, पिक्नोक्लाइन, ब्रैकेट में लिखो घनत्व प्रवणता। हैलोक्लाइन, प्रवणता, हैलोक्लाइन, लवणता प्रवणता, लवण प्रवणता या लवणता प्रवणता, प्रवणता। ठीक है, अब लिखो थर्मोक्लाइन, सब जल से संबंधित है ना, थर्मोक्लाइन, जल तापमान, जल तापमान, गहराई के साथ जल तापमान। देखो अगला पॉइंट लिखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने की। ये होता है हमारा सेकंड चैप्टर। ग्रीन, ग्रीन आर्मी की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने की थी।